92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी मिस यू कैप्टन, बिना किसी एड ब्रेक के। आज सुबह नींद शंख की आवाज से खुली। अदरक की चाय का जायका हवाओं में बिखरा हुआ था। सूरज से छिपके एक नन्ही सी किरण मेरे सरहाने पे दस्तक दे रही थी। माँ ने चाय का कप साइड टेबल पे रखा और मेरे माथे पे हल्के हल्के हाथ फिराने लगी। मैंने अपना सर तकिए से उठाकर उसकी गोद में धंसा दिया और वो बिना कुछ बोले मेरे बाल सहलाती रही। पापा आरती कर चुके थे, लेकिन मंत्र अब तक बुदबुदा रहे थे। मैंने प्रसाद के लिए हाथ बढ़ा दिया। दिल्ली से पूरे 2 साल बाद अपने घर आई थी मैं। अब 2 हफ्ते तक न 9:30 की मेट्रो पकड़ने की चिंता थी, न आर्टिकल की डेडलाइन में सो जाने की परवाह। मैंने बड़े इत्मीनान से एक एक घूंट लेके चाय खत्म की और माँ के पीछे पीछे किचन में चली आई। माँ सब्जी के लिए उबले हुए आलू छील रही थी। मैंने एक आलू थाली से उठा लिया, बिल्कुल बचपन की तरह, और माँ ने मेरे गाल पे हल्की सी चपत लगाई, बिल्कुल बचपन की ही तरह। और फिर हम दोनों हंस पड़े। माँ, एक और चाय बनाऊं? तू पिएगी? माँ को पता नहीं तुम या आप क्यों नहीं कह पाती थी मैं। बचपन में कितनी ही बार तो डांट खाई थी, कई बार उनको आप कह के बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन तू में जो अपनापन था वो आप में कहाँ। माँ का जवाब जानती थी, इसलिए 2 कप चाय चढ़ा दी। चाय उबलते उबलते उन्होंने बीना की शादी से लेकर सोनी के माँ बनने और योगिता की सगाई तक की सारी खबरें मुझको सुना दी थी। पापा भी किचन के दरवाजे पे आके खड़े हो गए थे। माँ, मुझसे कितनी छोटी लड़कियों की शादी हो गई है और आपको मेरी चिंता ही नहीं है। मैंने माँ को छेड़ा और माँ शुरू हो गई। वही तो, लखनऊ के शर्मा जी कब से पीछे पड़े हैं कि कुंडली दो, लेकिन तेरे पापा माने तब ना। उनकी बात बीच में ही रुक गई। पापा और मैं हंसी से दोहरे हुए जा रहे थे। माँ ने हाथ में बेलन उठाया और मेरे पीछे पड़ गई। ठहर जा, तुम दोनों बाप बेटी मिलके हंसी कर रहे हो ना मेरे साथ? अभी बताती हूँ, रुक जा। मैं किचन से दौड़ी तो सीधा छत पे जाके रुकी। छत पे बनाए हुए हमारे टेरेस गार्डन में ढेरों फूल खिले हुए थे। गुलाब के पौधे की जो कलम मैंने पुराने वाले घर से लाकर 3 साल पहले यहाँ लगाई थी, वो अब अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। इस साल तो उस पे ढेरों फूल भी खिलाए थे। गुलाब के इस पौधे को देख के एक और चेहरा मेरी नजरों के आगे आ गया। कॉमिक्स वाले उस दोस्त की याद फिर मेरी आंखों को गीला कर गई। उसको भी तो गुलाब के फूल बेहद पसंद थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि छुट्टियों में अपने घर लौटी निशा ऊपर से खुश है, पर कोई है जिसकी याद उसको रह रह कर परेशान कर रही है। कोई अपना जिसके साथ वो दिल से जुड़ी हुई है। अब आगे 15 साल तो हो ही गए होंगे, पर लगता है जैसे कल की ही बात हो। लगता है जैसे छत के कोने में पत्थरों का ढेर जमा करने के लिए माँ ने अभी हमको चपत लगाई हो। जैसे बारिश का पानी छत पे रोक लेने के लिए पापा अभी हमें डांट के गुजरे हों। जैसे वो अभी अभी घर में डांट खा के आया हो, और जैसे मैं अपनी फेवरेट खट्टी मीठी टॉफी दे के उसको हंसा रही हूँ। हम दोनों के बीच 15 सालों का यह फासला साथ गुजारे हुए उन 2 सालों से बहुत कम था, जिसने जिंदगी की सैकड़ों अनमोल यादें मुझको दी थीं। स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, करियर, कितनी सीढ़ियां इन सालों में मैं चढ़ चुकी थी। पर दिल का एक कोना अभी भी बच्चा था, और वो अब भी अपने उस कॉमिक्स वाले दोस्त के साथ शरारतें करना चाहता था। वो 7 समंदर पार जाकर एक बार, बस एक बार सचिन से मिलना चाहता था। देखना चाहता था कि सचिन क्या अब भी वैसा ही मासूम है? उसकी आंखें क्या अब भी नीली कांच की गोलियों जैसी लगती हैं? क्या उसके होंठ अब भी लड़कियों जैसे गुलाबी हैं? क्या उसको भी अपनी ये दोस्त याद आती है? माँ, मैं आज पुराने घरों के आऊं थोड़ी देर के लिए? धुले कपड़े तार में फैलाते हुए मैंने पूछा। माँ ने कुछ कहा नहीं, बस अपने आंचल में बंधी हुई चाबी निकाल के मेरे हाथ में थमा दी। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से पापा ने एक घर बनाया था। माँ तो इस घर में रच बस गई थी, लेकिन पापा और मेरा उस घर से लगाव कम नहीं हुआ था। इसलिए जब भी मैं छुट्टियों में घर जाती, एक बार अपने पुराने घर जरूर जाती थी।
पापा भी महीने में एक बार जाके पुराने घर की साफ सफाई करवा आते थे। आज भी पापा मेरे साथ ही चल पड़े। पुराने घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला और सीधा उस कमरे में पहुंच गई। मेरा कमरा, जहां अब भी मेरा बचपन खेल रहा था। लकड़ी का एक बड़ा सा पलंग, शायद दादाजी के जमाने का। इस दैत्याकार पलंग पर सोना अब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज मैं आराम से पलंग पे पसर गई। और वो शील्ड 7वीं क्लास में फर्स्ट आई थी, तब मिली थी शायद। कितनी कीमती यादें जुड़ी हुई थी इस कमरे से। लेकिन मेरी सबसे कीमती चीज थी लकड़ी की उस अलमारी में मेरी कॉमिक्स की दुनिया। बिस्तर के सरहाने की दीवार पे सीना ताने, दोनों हाथ कमर पर रखे सुपर कमांडो ध्रुव का पोस्टर अब भी चिपका हुआ था। दीवार की सीलन और आटे की लेई की वजह से ध्रुव की नीली पीली पोशाक थोड़ा सा धुंधला रही थी। मैंने पोस्टर पे हाथ फेरकर वक्त की धूल हटाने की कोशिश की। निम्मी चले? पापा ने आवाज दी। पापा बस 1 मिनट। 60 पन्नों वाली डाइजेस्ट कॉमिक के पन्ने पलटते पलटते मैं बोली। पेज नंबर 36 पे काले डॉट पेन से लिखे थे कुछ लफ्ज। कैप्टन, आई मिस यू। यादों का एक कतरा खट से मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। मैं उन दिनों 7वीं क्लास में पढ़ती थी। उस दिन स्कूल से लौटी तो हमारे सामने वाले घर में नए किराएदार आ चुके थे। मैंने ड्रेस भी नहीं बदली, स्कूल बैग भी पीठ पे टंगा ही था और मैं बरामदे में खड़े होके नए किराएदारों को देखने लगी। माँ, देहरादून से आए ये लोग? मेरी नज़र सामने वाले बरामदे के कोने में बैठे एक नए चेहरे पे पड़ी। मेरी उम्र का ही रहा होगा वो। उस चेहरे में मुझको कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच फंसी रंग बिरंगे पन्नों वाली उस किताब ने मेरी नज़रों को जकड़ लिया। मेरे स्कूल में भी ऐसी किताबें नहीं होती थीं। उसने भी मेरी मौजूदगी को भांप लिया था शायद। किताब में झुका उसका सर उठा। वो मुझको देख के मुस्कुराया। मैं शर्मा के अंदर भाग गई, लेकिन थोड़ी देर में फिर से मैं उसी जगह आके खड़ी हो गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कैसे अपने पुराने घर पहुंच के निशा एक बार फिर अपने बचपन को जी रही है। उसको याद आता है कि कैसे पहली बार वो सचिन से मिली थी और कैसे सचिन, उसका कॉमिक्स वाला दोस्त, उसके लिए कभी न भूलने वाली याद बन गया था। अब आगे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। प्रदीप की क्रिकेट टीम का टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। सोनी की गुड़िया का योगिता के गुड्डे से ब्याह तय हो गया था। सब बच्चे खुश थे, बस मैं ही खुश नहीं थी। गुड्डे गुड़िया की शादी में जाना मेरी शान के खिलाफ था। मुझको क्रिकेट खेलना था। प्लास्टिक बॉल वाले मैच में मैंने 205 रन भी बनाए थे। कैच लेने के चक्कर में अपनी दाईं टांग भी छिलवाई थी। लेकिन प्रदीप ने मुझको अपनी टीम में रखा ही नहीं। वो टीम में रख भी लेता तो माँ कौन सा मुझको खेलने के लिए दूसरे मोहल्ले में जाने देती। कुल मिला के मैं उन दिनों बिल्कुल खाली थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने बारामदे में यूं ही खड़ी थी। सामने देहरादून वाले अंकल का आंगन दिख रहा था। आंगन में कोई नहीं था, लेकिन एक कुर्सी में 3-4 रंग बिरंगी किताबें रखी थीं। मैं रेलिंग से कूद के उनके आंगन में पहुंच गई। मैंने झट से एक किताब उठाई और रेलिंग कूद के वापस आ गई। मौत का ओलंपिक, कितना एक्साइटिंग नाम था। किसी सुपर कमांडो ध्रुव की किताब थी। मैं सीढ़ियों के पीछे छुप के किताब पढ़ने लगी। ये एक नई दुनिया थी मेरे लिए, क्रिकेट से भी ज्यादा एडवेंचर वाली। मैं किताब में डूबी हुई थी कि तभी पीछे से आवाज आई, तुमने मेरी कॉमिक्स क्यों चुराई? एक पल के लिए मैं डर गई, किताब हाथ से छूट गई, लेकिन तुरंत मैंने खुद को संभाला और तन के खड़ी हो गई। ये चुराई जो क्या है? पढ़ने के लिए लिए। पढ़ना था तो मांगी क्यों नहीं? उसने कहा। जैसे कि मेरे पढ़ने से गल जाएगी तेरी किताब। इतनी अच्छी तो बाहर क्यों छोड़ के गया था? मैं उसी को डांटने लगी। उसने जमीन में गिरी किताब उठाई और मेरी ओर बढ़ा दी। पढ़नी है तो पढ़ लो, लेकिन फाड़ना मत। इतनी शराफत से ना तो मैंने कभी किसी से बात की थी, न मोहल्ले के मेरे दोस्तों ने कभी मुझसे। उससे लड़ती भी तो कैसे और किस बात पे? थोड़े ही दिनों में मेरी उससे दोस्ती हो गई और उसकी कॉमिक्स की दुनिया में मेरी भी एंट्री हो गई थी। हम घंटों कॉमिक्स पढ़ते और फिर खुद ध्रुव बनने की एक्टिंग करते। स्कूल की किताबों में अचानक मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। माँ खुश थी। उनको क्या पता था कि कोर्स की किताबों के बीच छुपा के कॉमिक्स के पार्ट पढ़े जा रहे हैं। सुपर कमांडो ध्रुव हम दोनों का हीरो था।
ध्रुव के साथियों की तरह हम भी एक दूसरे को कैप्टन कह के बुलाने लगे। हमारे पागलपन का गुब्बारा फूलता जा रहा था। एक दिन अपनी रेलिंग पे खड़े होकर सचिन ने पिछली कॉमिक्स में पढ़ा हुआ सबक दोहराया। अगर कूदते समय अपने शरीर को एक खास एंगल पे मोड़ें तो कितनी भी ऊंचाई हो, गिरने से चोट नहीं लगती। सचिन ज्यादा ऊंचाई से तो नहीं कूदा था, लेकिन ऊबड़ खाबड़ जमीन पे उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसके पैर में मोच आ गई। बेचारा कई दिनों तक लंगड़ाता रहा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में आपने सुना कि कॉमिक्स की रंग बिरंगी दुनिया में खोए सचिन और निशा अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इतने अच्छे कि एक दूसरे से मिले बिना उनका दिन पूरा नहीं होता। अब आगे 4 दिन से बारिश हो रही थी। स्कूल जाना बंद, बाहर खेलना बंद, यहां तक कि सचिन से मिलना भी बंद। दोपहर को खाना खाने के बाद मां सो गई थी। मुझको भी डांट टपट के सोने के लिए कहा था, लेकिन दिन में भला नींद कहाँ आती है। मौके का फायदा उठा के मैंने रसोई की अलमारी से मिठाई चुरा ली। मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में था, दूसरा मुट्ठी में। तभी रसोई की खिड़की पे किसी ने दस्तक दी। घबराहट में मैंने मुट्ठी में बंद मिठाई भी मुंह में डाल ली। खिड़की खोली तो सामने सचिन था। वो भी मेरी तरह घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। पहले तो हम छत के कोनों से गिर रही बारिश की धार को बाल्टी में भर भर के खुश होते रहे। फिर मुझको एक तरीका सूझा। हम दोनों भाग के हमारी छत पे पहुंच गए। बारिश अब भी तेज हो रही थी। कागज की नाव चलाने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलता। मैंने छत के पानी की निकासी के लिए लगी नाली के मुंह पे कपड़ा लगा दिया। अब पानी बाहर जाने के बजाय छत पे ही जमा होने लगा और हम दोनों कागज की नाव चलाने लगे। सचिन, जब हम बड़े हो जाएंगे तो सच वाले समुद्र में नाव चलाएंगे ना, मैंने कहा। समुद्र उन दिनों मेरे लिए कोई अजूबा हुआ करता था। सचिन ने एक बार मुंबई में समुद्र देखा था, इसलिए अक्सर समुद्र के बारे में उससे पूछती रहती थी मैं। पता नहीं, बड़े होके तो पापा मुझको हॉस्टल भेजने वाले हैं, समुद्र देखने कैसे जाएंगे। सचिन उदास होके बोला। हम आगे कुछ कहते इससे पहले ही माँ घबराई हुई छत पे पहुंच गई। छत से पानी की निकासी का रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए सीढ़ियों से होते हुए पानी घर में घुस गया था और घर में बाढ़ जैसी हालत हो गई थी। माँ ने हमको बारिश में भीगते हुए देखा तो उनकी घबराहट गुस्से में बदल गई। नाली के मुंह से कपड़ा हटाने के बाद वो गुस्से में मेरी ओर लपकी और थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि सचिन मेरे सामने आ खड़ा हुआ। थप्पड़ चटाक से उसके गाल पे चस्पा हो गया। रुआंसा सचिन अपने घर लौट गया और मैं माँ पे बरस पड़ी। कहाँ तो गुस्सा माँ को मुझ पे करना चाहिए था और अब कहाँ मैं उन पे चिल्ला रही थी कि सचिन को थप्पड़ क्यों मारा। उधर बारिश में भीगने की वजह से सचिन की तबीयत खराब हो गई। 2-3 दिन तक वो बिस्तर पे पड़ा रहा। मेरा उससे मिलने का बहुत मन होता था, लेकिन उसकी मम्मी से डर भी लगता था। आंटी को शायद मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब देखो डांटने लगती, कहती थी कि मेरे साथ रह के सचिन बिगड़ रहा है। उन्हीं दिनों बाजार में ध्रुव की 60 पन्नों वाली सुपर डाइजेस्ट कॉमिक्स आई थी। यूं तो सचिन और मैं हमेशा पैसे मिला के कॉमिक्स खरीदते थे। इस बार मैंने सोचा कि मैं ही सचिन के हिस्से के पैसे दे देती हूँ। लेकिन कॉमिक्स की कीमत थी 40 रुपए और मेरे गुल्लक से निकले ढेर सारे 25-50 के सिक्कों को मिला के भी कुल 19 रुपए ही हुए थे। शरारती तो मैं हमेशा से थी, पर उस दिन मैंने चोरी भी कर ली। पापा के पर्स से 20 रुपए का करारा नोट चुराया और पहुंच गई दुकान में कॉमिक्स खरीदने। कॉमिक्स वाले अंकल ने शक भरी नजरों से 20 रुपए के उस नोट को देखा, फिर पैसे गल्ले में डाल के कॉमिक्स मेरे हाथ में थमा दी। कॉमिक्स के साथ ध्रुव का एक मैग्नेटिक स्टिकर भी मिला था इस बार। पहले कॉमिक्स पढ़ने का सचिन का नंबर था, इसलिए स्टिकर मैंने अपने पास रख लिया और छुप छुपा के किसी तरह कॉमिक्स सचिन को दे दी। हमारा नियम पक्का था, जिसका बाद में कॉमिक्स पढ़ने का नंबर हो, कॉमिक्स के साथ मिलने वाले स्टिकर या पोस्टर पे उसी का हक होता था। सचिन अब ठीक हो गया था और उसने कहा था कि कल वो कॉमिक्स पढ़ के मुझको दे देगा। लेकिन अगले दिन मैं इंतजार करती रह गई और सचिन कॉमिक्स लेके नहीं आया। तब क्या पता था कि ये इंतजार अब कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे निशा की एक शरारत की वजह से सचिन को मार खानी पड़ी। उस पे बारिश में भीगने की वजह से वो बीमार पड़ गया। निशा ने सचिन का दिल बहलाने के लिए उसको एक कॉमिक्स गिफ्ट की, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सचिन हमेशा के लिए
उसकी जिंदगी से दूर जा रहा है। अब आगे। सचिन का इंतजार करते करते कई दिन गुजर गए थे। एक दो बार मैंने खिड़की से झांक के उसके घर में देखने की कोशिश भी की, लेकिन वो नजर नहीं आया। एक दिन उसके घर के बाहर थोड़ी भीड़ देख के मैं हिम्मत करके वहां पहुंच ही गई। कुछ मजदूर एक एक करके सामान घर से निकाल के बाहर ला रहे थे। अंदर पहुंची तो देखा कि सचिन ने नए कपड़े पहने थे। आंटी उसका कॉलर ठीक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो रो रहा था। छुट्टियां तो खत्म हो गई, अब कहां जा रहे हो कैप्टन? मैंने पूछा। सचिन चुप रहा। जवाब उसकी मां ने दिया। रुद्रपुर जा रहे हैं, तुम्हारे अंकल का ट्रांसफर हो गया ना, अब सचिन वहीं से पढ़ेगा। सचिन ने अपनी दाएं बाजू से आंसू पोंछे। बेटा तुम जाओ, हमारी गाड़ी का टाइम हो गया है। सचिन को फिर से सुबकते देख के आंटी ने कहा। मैं सर झुका के बाहर निकल आई। तभी पीछे से आवाज सुनाई दी, कैप्टन। सचिन 60 पन्नों वाली उसी सुपर डाइजेस्ट कॉमिक्स को झंडे की तरह लहराता हुआ मेरी ओर भाग रहा था। उसने कॉमिक्स मेरी ओर बढ़ाई और हाँफता हुआ बोला, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। मैंने कॉमिक्स ली और अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। 1 मिनट यहीं रुकना, मैं स्टिकर लेके आती हूं। 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे होंगे मुझको घर से वापस आने में, लेकिन जब लौटी तो सचिन गाड़ी में बैठ चुका था और गाड़ी रोड पे दौड़ने लगी थी। मैं एक हाथ में कॉमिक्स और दूसरे हाथ में स्टिकर लिए लिए उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगी, लेकिन थोड़ी देर में पैर थक गए, आंखें भर आईं। वो खिड़की से सर निकाल के अपना दायां हाथ हिलाता रहा, फिर एक मोड़ पे जाके गुम हो गया। 15 साल हो गए थे उसको गए हुए, पर लगता है जैसे उसकी नजरें अभी भी आसपास हैं, मुस्कुराती हुई मुझको छेड़ रही हैं। पर अब उन नजरों से दूर जाने का वक्त आ रहा था। छुट्टियां खत्म हो रही थीं और मुझको वापस दिल्ली जाना था। हर बार की तरह इन छुट्टियों में भी मैंने अपनी अलमारी में रखी सारी कॉमिक्स एक बार फिर पढ़ डाली, और हर बार की तरह ही इस बार भी वो एक कॉमिक्स नहीं पढ़ पाई जो सचिन की अमानत थी। आग लगे इन कॉमिक्स को, दिन भर कॉमिक्स में मुंह डाल के बैठी रहती है। 2 दिन के लिए घर आई है, ये नहीं कि माँ के साथ बैठ के 4 बातें करूं। सुबह से मुझको कॉमिक्स में उलझे देख के माँ कुड़ गई। मैंने कॉमिक्स परे रखी और माँ के थोड़ा करीब से रखाई। अरे माँ, तू तो नाराज हो गई। अच्छा बताओ क्या बात करूं? मैंने माँ के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। मजाक मत कर निशु, बेटा अब तो तेरी नौकरी भी लगने वाली है, अब शादी के बारे में सोचना शुरू कर। कोई है नजर में तो बता, हम बात करते हैं। माँ बोली। पिछले 2 हफ्तों में कोई दिन ऐसा नहीं था जब माँ ने मेरी शादी का जिक्र न किया हो, और ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने माँ को टाला न हो। जब प्यार का मतलब तक नहीं जानती थी, तब से सचिन ही मेरी नजर में था और मेरे दिल में भी। 15 सालों में न कभी मिली उससे, न कभी बात हुई। बस सुना था कि यहां से जाने के 1 साल बाद ही सचिन अपने परिवार के साथ विदेश चला गया था। उसके पापा को कोई अच्छी नौकरी मिल गई थी सिंगापुर में। बस यही आखिरी बात थी जो मुझको सचिन के बारे में पता चली थी। फिर भी उससे खुद को कभी अलग नहीं कर पाई थी मैं अब वो शरारती झगड़ालू लड़की नहीं रही थी। बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई थी, अब कॉमिक्स भी नहीं पढ़ती थी। जिंदगी में कितने लोग आए, कितने रिश्ते बने, लेकिन जिस रास्ते से 15 साल पहले सचिन मुझको छोड़ के गया था, हर बार जब भी उस सड़क से गुजरती हूँ, खुद को न जाने क्यों हाथ में कॉमिक्स और आंखों में आंसू लिए उसी मोड़ पे खड़ा पाती हूँ। कल मुझको फिर से वहीं से गुजरना था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ये जानते हुए भी कि सचिन सिर्फ एक याद का नाम है, निशा अपनी शादी की बात टालती जा रही है। उसका दिल अभी भी उसी लम्हे में अटका हुआ है जब उसका कॉमिक्स वाला दोस्त सचिन उससे दूर गया था। अब आगे। टेढ़ी मेढ़ी सरपीली सड़क पे मेरी बस धीमी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन मैं अब भी उसी जगह ठिठकी खड़ी थी। दिल्ली के लिए मुझको रुद्रपुर से ट्रेन पकड़नी थी, वहां तक बस का सफर था। रुद्रपुर वाले उतर जाओ, कंडक्टर की आवाज से मेरी नींद खुली। अपना बैग लेके मैं बस से उतरी।
मेरे सचिन का शहर मेरे सामने था। न जाने क्यों लगा कि सचिन यहीं कहीं आसपास ही होगा। बस अड्डे से निकलकर सीधे रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो किया। सिर्फ आधे घंटे बाद ही मेरी ट्रेन थी। ट्रेन ने सीटी दी, मैं ट्रेन की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाजे की ओर पैर उठ नहीं पाए। ए मैडम, क्या रास्ता रोक के खड़ी हो? अरे चढ़ना नहीं तो परे हटो ना। पीछे से कोई शख्स बोला तो मैं किनारे हो ली। नुकीली मूंछों और कंजी आंखों वाला वो शख्स ट्रेन में चढ़ के भी मुझको घूरता रहा। मुझको खुद पे हंसी आ गई। सचिन का शहर जरूर था रुद्रपुर, पर वो अब कहाँ रुद्रपुर में होगा। ठीक है, कभी हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन इस बात को कई साल हो चुके हैं। कॉमिक्स अब जिंदगी नहीं, सिर्फ यादों का हिस्सा है। क्या हुआ अगर मेरी यादों में कॉमिक्स के साथ मेरा वो दोस्त भी शामिल है, लेकिन उसकी यादें मुझसे जुड़ी हों? ये जरूरी तो नहीं है। ट्रेन पटरी पर सरकने लगी थी। मैं जल्दी से ट्रेन पे चढ़ गई। दिल्ली पहुंच के फिर वही भाग दौड़, फिर वही डेडलाइंस। मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो चुकी थी। द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ कॉमिक्स नाम से मेरा एक फीचर हमारी मैगजीन में छप भी चुका था, वो भी मेरे नाम के साथ। 30 तारीख को पहली सैलरी मिली तो ऑफिस कैंटीन में कलीग्स ट्रीट के लिए पीछे पड़ गए। आज खाली समोसे जलेबी से काम नहीं चलेगा डार्लिंग, कुछ पिज्ज़ा विज्ज़ा मंगवाओ। अरे बाबा, जो खाना है खा लो, बस मेरा सर मत खाओ, मैंने बनावटी गुस्से से कहा। पिज्ज़ा का पहला पीस मुंह में डालने के लिए उठाया ही था कि ऑफिस असिस्टेंट गंगा एक शख्स को लेके मेरे सर पे खड़ा हो गया। मैम, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा। घुंघराले बाल, ऑफ वाइट सूट, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में हमारी मैगजीन जिसमें मेरे फीचर वाला पन्ना खुला हुआ था। यस, कहिए। उसने ऊपर से नीचे तक मुझको देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसका इस तरह अपनी ओर टकटकी लगा के मुझको देखना मुझको अच्छा नहीं लगा। मैं फिर बोली, हेलो, क्या काम है? उसने मेरी आंखों पे लगा चश्मा उतारा। नीले कांच की गोली जैसी उन आंखों में एक चमक उभरी। हाय कैप्टन, वो बोला। क्या क्या कहा उसने अभी? कैप्टन? पिज्जा का पीस मेरे हाथ से गिर गया। जो अभी अभी मैंने सुना था, क्या उसने वही कहा था? वो फिर बोला, बड़ी चंट हो तुम, मेरी कॉमिक्स पे कब्जा करके बैठ गई। कहां कहां नहीं ढूंढा तुमको, और तुम यहां मिली हो। वो मुस्कुरा रहा था और मैं पता नहीं क्या कर रही थी। शायद थोड़ा मुस्कुरा रही थी, शायद रो रही थी, या शायद पता नहीं। तुम में कुछ अकल वकल आई या अब भी वैसे ही पटर पटर बोलती हो? उसने फिर कहा। इतने सालों में जिसकी यादों के सहारे जी रही थी, आज वो मेरे सामने खड़ा था। उसके अजनबी चेहरे से वही जाना पहचाना मासूम सचिन झांक रहा था, पर मुझसे इतना नहीं हुआ कि मैं एक शब्द भी कह पाऊं। उसने चुटकी बजा के मेरा ध्यान तोड़ा। पहचाना नहीं कैप्टन? वो बोला, और मैंने कुछ कहने के बजाय मेज पे रखा अपना पर्स उठाया और उसके अंदर कुछ ढूंढने लगी। लिपस्टिक, काजल, पेन और सिक्कों के बीच कुछ टटोल के जब मेरा हाथ बाहर आया तो उसमें एक ध्रुव का छोटा सा मैग्नेटिक स्टिकर था। ये पकड़ो अपना स्टिकर। खुद तो भाग गए और इसकी वजह से मैं भी अब तक वो सुपर डाइजेस्ट नहीं पढ़ पाई। मैंने बच्चे की तरह ठुनकते हुए कहा, ओह, आई मिस्ड यू कैप्टन। उसने कहा तो लगा कि बीच के 15 साल हमारे बीच से निकलकर चुपके से कहीं खिसक गए हों। आई मिस्ड यू टू कैप्टन, मैंने जवाब दिया और उसके गले लग गई। बस इतनी सी थी कहानी।